हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डियर टुडे अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17। आई थिंक लेक्चर नंबर 17 ही है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर हमने जो ठोसों के विद्युतीय गुण थे वो देखा, और साथ ही साथ जो बैंड सिद्धांत होता है डियर उसको अपन ने डिस्कस किया। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने कारण देख लिया था कि धात्विक चालकों की विद्युत चालकता सर्वाधिक क्यों होती है, कुचालक की नगण्य क्यों होती है, और अर्धचालक की जो होती है वो इनके मध्यवर्ती क्यों होती है। अब डियर धात्विक चालक, कुचालक और अर्धचालक की जो विद्युत चालकता है उस पर बेटा हम ताप का प्रभाव देखेंगे। क्या करेंगे? ताप का प्रभाव। तो डियर फर्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं कि जो धात्विक चालकों की जो विद्युत चालकता होती है, जो विद्युत चालकता होती है वो डियर ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होती है डियर? ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमा। ये तो आपको फॉर्मूला याद रखने का पड़ेगा कि धात्विक चालकों की जो विद्युत चालकता होती है और ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अब ऐसा क्यों डियर? इसका कारण देखें तो कारण ये है कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है बेटा? परमाणविक कंपन बढ़ते हैं। परमाणविक कंपन में वृद्धि होती है। परमाणविक कंपन में वृद्धि होती है, जिससे वीबी के इलेक्ट्रॉन के सीबी में जाने पर विरोध उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है, आपको पता है कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालन बैंड में गति करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गति करते हैं। किसमें? धात्विक चालकों में, इसलिए इनकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। पर जब हम ताप बढ़ाएंगे तो धात्विक चालक में जो परमाणु है उनके कंपन बढ़ेंगे, और जब कंपन बढ़ेंगे तो जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो चालन बैंड में ज़्यादा से ज़्यादा गति कर रहे थे उनके जाने में क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी या विरोध उत्पन्न होगा। और जब विरोध उत्पन्न होगा तो कम से कम संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में जाने लगेंगे, अर्थात विद्युत चालकता जो होगी वो क्या होगी? घटेगी। तो याद रखना, धात्विक चालकों की चालकता ताप की क्यों व्युत्क्रमानुपाती है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो धात्विक चालकों के परमाणु है उनके कंपन में वृद्धि होती है, और जब कंपन में वृद्धि होगी तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में जाने पर क्या होगा? विरोध उत्पन्न होगा, और उस विरोध उत्पन्न होने के कारण ही इनकी जो विद्युत चालकता होगी वो क्या होगी डियर? घटेगी। अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट आता है डियर कि जो विद्युत रोधी या जिसको अपन कुचालक बोल सकते हैं, कि विद्युत रोधी की जो विद्युत चालकता जो है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि आप कितना भी ताप बढ़ा लो, संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में जंप नहीं कर सकते। इसलिए जो विद्युत रोधी या जो कुचालक होते हैं उनकी विद्युत चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यह तीसरा पॉइंट है कि जो अर्धचालकों की जो विद्युत चालकता होती है वो डियर ताप के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? ताप के समानुपाती। ठीक। अब ऐसा क्यों? कारण बताए डियर कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका कारण है कि डियर ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर वीबी एवं सीबी के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसमें क्या होती है बेटा? कमी आ जाती है। मतलब आपको पता है कि अर्धचालक में वीबी और सीबी के बीच का जो एनर्जी गैप है वो चालक और कुचालक के बीच का होता है, परंतु जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वीबी और सीबी के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसमें कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाएगी तो संयोजी बैंड के अधिक इलेक्ट्रॉन
अधिक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गति करने लग जाते हैं। और जब अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति करेंगे तो उस कंडीशन में इनकी जो विद्युत चालकता होगी वो क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो याद रखना, धात्विक चालकों की चालकता विद्युत ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी, अर्धचालकों की विद्युत चालकता ताप के समानुपाती होगी, और विद्युत रोधी की जो विद्युत चालकता होगी उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है डियर, तो ये अपन ने ताप का प्रभाव देखा विद्युत चालकता पर, आप नोट कीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करें। हाँ तो डियर, अब बात आती है अर्धचालकों में विद्युत धारा का चालन कैसे होता है। तो पहले तो बात करें डियर कि जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। जिसमें पहला होता है जिसको अपन बोलते हैं शुद्ध भी बोल सकते हैं, या नेज अर्धचालक भी बोल सकते हैं, या फिर आंतर अर्धचालक भी बोलते। ठीक है, अर्धचालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध या नेज या आंतर अर्धचालक। और अगर दूसरा देखें तो बोल सकते हैं अशुद्ध या डोपित, अशुद्ध या डोपित, या बाह्य अर्धचालक, या बाह्य अर्धचालक। ठीक है, अब बात आती है कि इसको अपन पूरी डिटेल में देख ले कि भैया शुद्ध या नेज या अंतर अर्धचालक किसे कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चले तो बोल सकते हैं कि 0 केल्विन ताप पर विद्युत के या विद्युत रोधी के समान होते हैं, विद्युत रोधी के समान होते हैं। परंतु 0 केल्विन से उच्च ताप पर दुर्बल चालक के समान होते हैं, दुर्बल चालक के समान होते हैं। पहली चीज तो ये हो गई बेटा कि 0 केल्विन ताप पर विद्युत रोधी के समान होते हैं, परंतु 0 केल्विन से उच्च ताप पर दुर्बल चालक के समान होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि इनकी जो विद्युत चालकता होती है बहुत कम होती है। जो प्रायोगिक महत्व के लिए उपयोगी नहीं होती, परंतु इनकी विद्युत चालकता को अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। और ये जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाकर बढ़ाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अब डोपिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि की भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि की भी हो सकती है। बट इसके जो एग्जाम्पल है, जो बोल सकते हैं कि बेटा आंतर अर्धचालक के जो एग्जाम्पल है वो है आपके शुद्ध सिलिकॉन एवं शुद्ध जर्मेनियम। और ये दोनों ही कौन से वर्ग के तत्व डियर? वर्ग 14 के तत्व है। कौन से? वर्ग 14। तो ये तो हो गए डियर शुद्ध या नेज या अंतर अर्धचालक के 0 केल्विन ताप पर विद्युत रोधी के समान होते हैं, परंतु 0 केल्विन से उच्च ताप पर दुर्बल चालक के समान होते हैं। इनकी विद्युत चालकता जो होती है डियर बहुत कम होती है।
और इतनी कम होती है कि वो प्रायोगिक महत्व के लिए उपयोगी नहीं होती, परंतु इनकी विद्युत चालकता को हम अन्य पदार्थ की अशुद्धि को मिलाकर बढ़ा सकते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं यार, डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अब डोपिंग जो होती है वो इन अर्धचालक में होती है, और इन अर्धचालक के जो उदाहरण है वो है शुद्ध सिलिकॉन या एवं शुद्ध जर्मेनियम। ये दोनों प्रकार के जो उदाहरण हैं ये किसको फॉलो करते हैं डियर? शुद्ध या नेज या आंतर अर्धचालक को फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये तो पूरी बात हो गई शुद्ध नेज या आंतर अर्धचालक की। अब हमको पढ़ना है अशुद्ध या डोपित या बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे डियर अपन, क्योंकि इसमें अपन दो प्रकार के अर्धचालक पढ़ते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। तो पहले आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। हाँ तो डियर बात आती है अब आंतर अर्धचालक के बाद हम बात करेंगे बाह्य अर्धचालक की, जिसको अशुद्ध या डोपित अर्धचालक भी अपन कहते हैं। तो पहले तो बात आती है होते क्या एक्चुअल में। तो सीधी सी बात है कि जब वर्ग 14 और वर्ग 14 में क्या है बेटा? सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि क्या है? आंतर अर्धचालक है। तो वर्ग 14 सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में वर्ग 13 अशुद्धि के रूप में इलेक्ट्रॉन धनी वर्ग 15 फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है और एंटीमनी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन धनी वर्ग 15 या इलेक्ट्रॉन न्यून वर्ग 13 बोरोन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है। अशुद्धि के रूप में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून वर्ग 13 के तत्वों को मिलाया जाता है तो बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं, बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं, बाह्य अर्धचालक प्राप्त। अंडरस्टूड? इसका मतलब यह है कि जब आंतर अर्धचालक में हम अशुद्धि के रूप में इलेक्ट्रॉन धनी वर्ग 15 या इलेक्ट्रॉन न्यून वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमको अर्धचालक प्राप्त होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं यार? बाह्य अर्ध। अब बात आती है कि जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, जो बाह्य अर्धचालक होते हैं वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्न दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार के कौन से होते हैं? दोनों के नाम लिख ले डियर। तो पहला तो होता है आपके एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, और दूसरा जो होता है डियर वो होता है आपके पी प्रकार के अर्धचालक। कौन से बेटा? पी प्रकार के अर्धचालक। ये दो प्रकार है। अब अपन को एन प्रकार के अर्धचालक को समझना है और पी प्रकार के अर्धचालक को समझना है, और ये दोनों डियर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, इनमें विद्युत धारा का चालन कैसे होता है, और पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं और इनमें विद्युत धारा का चालन कैसे होता है। अंडरस्टूड? तो ये अपन देखेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए। हाँ तो डियर अब बात आती है बाह्य अर्धचालक निम्न दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। इनको समझाएंगे। चित्र बनाने में टाइम लगता है इसलिए मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अब समझा देता हूँ। बेटा इसको समझाने से पहले एक नोटेबल पॉइंट आप समझेंगे कि जैसे मैंने बात करी डियर इनकी, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि वर्ग 14 के तत्व है आंतर अर्धचालक के रूप में। इसमें मैं एक बार में अशुद्धि मिला रहा हूँ किसकी? वर्ग 13 के तत्व की। बोरोन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है और गैलियम हो सकता है। और एक बार में इसमें अशुद्धि मिला रहा हूँ वर्ग 15 की, जहाँ पर फॉस्फोरस हो सकता है
आर्सेनिक हो सकता है और एंटीमनी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि है और ये इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है। अब ये वर्ग 14 के तत्व है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं? चतुसंयोजी। क्या बोल सकते हैं डियर? चतुसंयोजी। चतुसंयोजी, क्योंकि इनके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वर्ग 13 के तत्वों को अपन बोलते हैं त्रिसंयोजी, क्योंकि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3 होंगे। और इसको अपन बोल सकते हैं पंच संयोजी, क्योंकि इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे डियर? 5 होंगे। तो पंच संयोजी, चतुसंयोजी और त्रिसंयोजी हमेशा मिलाना किस में है? 14 में। तो 14 से कम में तो ये हो गया और 14 से ज़्यादा में ये हो गया। तो याद रखना, जब भी अपन 14 में 15 की मिलाएंगे तो अपन को मिलेंगे एन प्रकार के अर्धचालक। क्या मिलेंगे बेटा? एन प्रकार के अर्धचालक। और जब अपन 14 में 13 की मिलाएंगे तो अपन को मिलेंगे पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है। अब होता है क्या, क्वेश्चन आता है डियर, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, कि सिलिकॉन को फास्फोरस से डोपित करने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है। तो हमेशा याद रखना वर्ग 14 में मिलाना है, और किसकी मिलाना है? या तो 15 की या 13 की। डोपित करना मतलब मिलाना। तो उसने क्या कि सिलिकॉन को फास्फोरस से डोपित करने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है? एन प्रकार का। सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से डोपित करने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है? पी प्रकार का। जर्मेनियम को बोरॉन से डोपित करने पर कौन सा प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? पी प्रकार का। तो आपको तो सिर्फ इतना सा देखना है कि 14 में अगर 15 मिला रहे हैं तो एन, और अगर 14 में 13 मिला रहे हैं तो पी। अब इसको अपन यहाँ समझेंगे। जैसे मान लीजिए अपन एक आदर्श क्रिस्टल लेते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल लेते हैं। किसका लेते हैं डियर? वर्ग 14 के तत्व का, सिलिकॉन का। अब आपको पता है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 14। अरेंज करें तो 2, 8, 4। ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या होगा? प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु जो होगा वो अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणुओं के साथ साझा करेगा और 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 प्रत्येक सिलिकॉन ऐसे इधर भी बनते जाएंगे, ऊपर भी बनते जाएंगे, नीचे भी बनते जाएंगे और इधर भी बने। तो प्रत्येक सिलिकॉन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को निकटवर्ती 4 सिलिकॉन के साथ साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। अभी मैंने सिलिकॉन का आदर्श क्रिस्टल बना दिया, मतलब ये अभी एक प्रकार का अंतर अर्धचालक है। अब मैं इसमें अशुद्धि मिलाना चाह रहा हूं, तो एक बार मैं अशुद्धि मिलाऊंगा इसमें वर्ग 13 की, और वर्ग 13 की अशुद्धि में सपोज मैंने किसकी मिला दी? बोरोन की। और एक बार मैं इसमें अशुद्धि मिलाऊंगा वर्ग 15 की, और वर्ग 15 के रूप में मैंने किसकी मिला दी? आर्सेनिक की। तो पहले अपन बात करते हैं 15 से रिलेटेड। तो जैसे ही मैं इस सिलिकॉन के आदर्श क्रिस्टल में वर्ग 15 की अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक को मिलाऊंगा, तो आर्सेनिक के कुछ परमाणु जो होंगे वो सिलिकॉन के क्रिस्टल में से कुछ सिलिकॉन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए ये आर्सेनिक जो है वो इस सिलिकॉन के स्थान पर आ जाता है। अब आर्सेनिक तो पंच संयोजी है, क्योंकि इसके संयोजी कोश में कितने बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यह आर्सेनिक क्या करेगा? अभी देखो इस सिलिकॉन परमाणु पे आया है, सिलिकॉन परमाणु की जगह तो यहां शो कर दो इसको, आर्सेनिक को। अब आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 में से 4 तो वो सिलिकॉन परमाणु के साथ साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेगा, बट उस पर एक 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बेटा? शेष रहेगा। और ये 5वां जो इलेक्ट्रॉन है ये विस्थानीकृत होगा या विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होगा। और विस्थानीकृत का मतलब है कि पूरे क्रिस्टल में मुक्त गति करेगा। और जब ये विस्थानीकृत या फिर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पूरे क्रिस्टल में विस्थानीकृत होगा, तो उस स्थिति में ही इस अर्धचालक में विद्युत धारा का चालन होगा। तो चूंकि विद्युत धारा का चालन जो हुआ है वो इस ऋणावेशित मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है, और नेगेटिवली चार्ज का पहला लेटर स्मॉल एन होता है या एन होता है, इसलिए अपन इस अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहेंगे। तो अपन बोल क्या सकते हैं डियर कि इस अर्धचालक में विद्युत धारा का चालन ऋणावेशित
ऋणावेशित मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकृत होने के कारण होता है, विस्थानीकृत होने के कारण होता है, इसलिए इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक का मतलब ये है कि जब हम सिलिकॉन क्रिस्टल में आर्सेनिक की अशुद्धि को मिलाते हैं तो कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर आर्सेनिक परमाणु आ जाते हैं, और वो आर्सेनिक के जो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 तो निकटवर्ती सिलिकॉन के साथ साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो शेष रहता है। और वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त गति करता है या मुक्त होता है, और मुक्त होने के कारण ही वो पूरे क्रिस्टल में विस्थानीकृत होता है, और उसके विस्थानीकृत होने के कारण ही इस अर्धचालक में विद्युत धारा का चालन होता है। अब बात आती है, चूंकि इस अर्धचालक में जो विद्युत धारा का चालन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकृत होने के कारण हो रहा है, और नेगेटिव का पहला लेटर क्या होता है, एन, इसलिए इसे अपन एन प्रकार का अर्धचालक कहेंगे। ठीक, अब बात आ गई यार पी प्रकार के अर्धचालक की। तो वो इस सिलिकॉन का आदर्श क्रिस्टल, अब इसको भूल जाओ, इसको याद रखो। अब सिलिकॉन का कोई आदर्श क्रिस्टल है, इसमें अपन ने वर्ग 13 की अशुद्धि के रूप में किसको मिला दिया बेटा, बोरोन को मिला दिया। अब आपको पता है बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, शो करे तो 2 3, और ऐसे शो करे तो 1s2 2s2 और 2p1। यह संयोजी कोश होता है, तो 2s का तो 1 कक्षक और 2p के 3 कक्षक, बट इलेक्ट्रॉन 1। अब ये तो मूल अवस्था है, उत्तेजित अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, तो देखो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेंगे, और चौथा जो कक्षक होगा वो रिक्त रहेगा। तो जैसे हम बोरोन को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो कुछ सिलिकॉन परमाणुओं को बोरोन प्रतिस्थापित कर देगा। अब मान लीजिए इस वाले सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर बोरोन आ जाता है, ये आ गया बोरोन, क्या आ गया, बोरोन आ गया। या फिर मान लो इसके स्थान पर बोरोन आ जाता है, ये इसके स्थान पर बोरोन आ जाता है। अब बोरोन के तो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो वो क्या करेगा बेटा, 3 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको तो निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणुओं के साथ साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बना लेगा, जबकि बोरोन में एक रिक्त कक्षक रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और ये जो बेटा रिक्त कक्षक होता है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन छिद्र। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन रिक्ति। ठीक है, अब इस रिक्त कक्षक में क्या होगा, या इस इलेक्ट्रॉन होल में क्या होगा, जो सिलिकॉन के 4 थे तो 4 में से 1 शेष रहेगा, तो वो शेष इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस रिक्त कक्षक में गति करेगा, और जब यहाँ रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन उठकर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्त कक्षक बन जाएगा या होल बन जाएगा। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन था वो उठकर इस होल में आया, तो अब उसकी पोजीशन पर होल हो जाएगा। फिर ऊपर से कोई उठकर आएगा तो उसकी पोजीशन पर होल हो जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसके जस्ट विपरीत दिशा में कौन गति कर रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन छिद्र गति कर रहा है। और जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, ये विद्युत क्षेत्र आरोपित किया हमने, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा या एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, और एक को पॉजिटिव। अब बेटा ये तो होल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आया तो यहाँ होल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो धनावेशित प्लेट की ओर गति करेगा, और ऐसा प्रतीत होगा कि होल जो है वो उसके विपरीत मतलब ऋणावेशित प्लेट की ओर गति कर रहा है। और अगर कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होगी तो उसका मतलब है वो जो स्पीशीज है वो कैसी होगी डियर, धनावेशित होगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन छिद्र जो होता है वो धनावेशित छिद्र के रूप में होता है। किस रूप में होता है, धनावेशित छिद्र के रूप में होता है। और विद्युत धारा का जो चालन होता है वो इस धनावेशित छिद्र के कारण ही होता है। और धनावेशित को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली का पहला लेटर होता है पी, इसलिए अपन इस अर्धचालक को क्या बोलेंगे, पी प्रकार का अर्धचालक। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इस प्रकार के अर्धचालक में
इस प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का चालन धनावेशित छिद्र मतलब पॉजिटिव होल की गति के कारण होता है, इसलिए इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो डियर ये तो हो गए आपके एन प्रकार के अर्धचालक और ये हो गया आपके पी प्रकार का अर्धचालक। और इसमें विद्युत धारा का चालन कैसे होता है ये भी पूरा क्लियर हुआ। तो आपको पहले नोटेबल पॉइंट नोट करना है और फिर उसके बाद डियर इस तरीके से ये पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक का चित्र बनाकर इसमें विद्युत धारा का जो चालन है उसके लिए बेटा जो भी थ्योरी है उसको आप नोट करना है, ठीक है। तो डियर ये विद्युतीय गुण जो है ठोस के वो अपने फिनिश हुए। अब हम क्या करेंगे डियर, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ठोस के चुंबकीय गुण, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ। थैंक यू वेरी मच।